गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश का काल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज जो है हम वो इससे आगे रुकनुद्दीन फिरोज जो कि अल्पकालीन एक शासक था, अयोग्य शासक, उससे हम शुरू करेंगे और बलवन पे जाकर के देखते हैं कि शॉर्ट वीडियो के अंदर कितना कवर हो सकता है। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अपने ग्रुप में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और एक थम्स अप कर दें। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, वो एक अयोग्य शासक साबित होता है और उसके अल्पकालिक शासन में उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रहती है। ये एक अयोग्य शासक है, अल्पकालीन शासक, जिसके अल्पकालीन शासन में उसकी माँ जो है वो शाह तुर्कान छाई रहती है। ठीक है, शाह तुर्कान छाई रहती है। उसके बाद समय आता है रजिया सुल्तान का। वैसे इल्तुतमिश अपने टाइम में ही रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस तरह से रजिया जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने भारत में शासन की बागडोर संभाली। प्रथम मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने भारत में शासन की बागडोर संभाली। रजिया जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर चोगा एवं कुलाहा पहनकर राज दरबार में आने लगी। चोगा मतलब कावा और कुलाहा मतलब टोपी। ये कावा और टोपी पहन करके जो है वो रजिया पर्दा प्रथा त्याग करके टोपी और कावा पहन करके राज दरबार में आने लगी। रजिया की मृत्यु जो है वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के हमले के द्वारा कैथल में हो जाती है। अचानक से 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान पे जो है वो डाकुओं का अटैक होता है, जिसके कारण कैथल में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टाइम आता है बलवन का, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है। बलवन ने लगभग 22 साल, याद रखिएगा ये सब भी क्वेश्चन आपको आता है, लगभग 22 साल जो है बलवन ने राज किया है स्लेव डायनेस्टी में और आखिरी शासक है स्लेव डायनेस्टी का। बलवन जो है वो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी शासक है। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आएगी, जो कि सबसे कम टाइम के लिए डायनेस्टी रहती है, सबसे छोटी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी। इसका मूल नाम जो था बहाउद्दीन, इसका मूल नाम बहाउद्दीन था, उपाधि गयासुद्दीन था, अन्य नाम इसको उलुग खां। ये क्वेश्चन बनता है कि उलुग खां किस शासक को उलुग खां कहा जाता है? तो बलवन को। बलवन जो था इलवाड़ी तुर्क, जैसे कि हम स्लेव डायनेस्टी का जब शुरुआत किए थे तो ऐबक के टाइम ही हम देखे थे कि इलवाड़ी वंश में ये बलवन आता है, बलवन वंश या इलवाड़ी वंश। तो इलवाड़ी तुर्क था ये, बलवन जो था वो इलवाड़ी तुर्क था मेनली। मंगोलों के द्वारा बलवन को जलालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया जाता है। देखिए एक टाइम आता है ऐसा जब मंगोलों के द्वारा बलवन और उसके पिता को अपहरण कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और मंगोलों के द्वारा बलवन को जलालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा 1232 ईस्वी में ग्वालियर विजय के उपरांत, जब 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश जब ग्वालियर विजय कर लिया, उस टाइम जब लौट रहा था तो इसने बसरी के हाथों बलवन को खरीद लिया। यह भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से विजय के उपरांत बलवन को इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया? तो 1232 ईस्वी में ग्वालियर विजय के उपरांत बसरी के हाथों जलालुद्दीन बसरी के हाथों बलवन को खरीदा जाता है। ग्वालियर विजय के उपरांत 1232 में इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में बलवन को खासदार अंगरक्षकों का प्रमुख, अब यह भी क्वेश्चन बनता है कि बलवन इल्तुतमिश के टाइम किस पद पे था? तो खासदार यानी कि अंगरक्षकों के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया था बलवन इल्तुतमिश के टाइम। जब रजिया का टाइम आता है तो रजिया के टाइम बलवन को अमीर शिकार का पद दिया जाता है। बहराम शाह का टाइम आता है तो बहराम शाह के टाइम में अमीर आखूर का पद दिया जाता है। जब रुकनुद्दीन महमूद का टाइम आता है तो नायब, रुकनुद्दीन महमूद के टाइम में बलवन को नायब पद दिया जाता है और यही वो नायब पद है जिसके बाद सुल्तान का पद ग्रहण करता है बलवन। नायब पद के बाद ही सुल्तान का पद ग्रहण करता है।
बलवान के समक्ष कुछ समस्याएं भी आई थी। जिस तरह से इल्तुतमिश के टाइम समस्या आई थी, उस तरह से बलवान के टाइम भी कुछ समक्ष समस्या आई थी। जैसे कि 1267 में मेवातियों की समस्या आई थी। मेवाती मूल रूप से डाकू थे, ठीक है। ये मेवाती मूल रूप से डाकू थे और इसके लिए बलवान पूरे जंगल को साफ करके सारे मेवातियों की हत्या करवा देता। ये डाकू मेनली क्या होते थे, रात को अटैक करते थे और दिन को ये जंगलों में छुप जाते थे। तो मेवातियों की समस्या का समाधान करने के लिए इसने सारे जंगलों का सफाया करवा दिया और सारे मेवातियों, सारे डाकुओं का खात्मा करवा दिया। मंगोली की समस्या, मंगोलों की समस्या जो है, देखिए मंगोली बहुत ही मतलब उस टाइम चंगेज खां जो थे, ये लोग एक टाइप के डाकू थे और जब ये अटैक करते थे तो सारे राजा भाग जाते थे अपने राज छोड़ करके। तो मंगोलों की समस्या का समाधान करने के लिए बलवान ने अपने बेटे मोहम्मद खां को मुल्तान और दीपालपुर में नियुक्त किया। देखिए मोहम्मद खां अपने बड़े बेटे को, बलवान ने अपने बड़े बेटे मोहम्मद खां को मुल्तान और दीपालपुर में नियुक्त किया मंगोलों की समस्या के समाधान के लिए। मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए दिल्ली के चारों तरफ 4 दीवारों का निर्माण करवाया गया था। देखिए दिल्ली में मेनली ये शासन करता था, तो दिल्ली को बचाने के लिए बलवान ने चारों तरफ से दीवार से उसे घेराव कर दिया मंगोलों से बचाने के लिए। ये मेनली भोजपुर, राजस्थान, पटियाला, ईटा, जलाली, कंपिल। लेकिन मंगोलों से लड़ते लड़ते बलवान के बड़े बेटे मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है। मंगोल जो थे वो कोई आसान काम नहीं था मंगोलों से लड़ना उस टाइम। तो मंगोलों से लड़ते लड़ते उस बलवान के बड़े बेटे मोहम्मद खां की मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद खां होता है जिसके अधीन जो है अमीर खुसरो एवं अमीर हसन दहलवी ने अपने साहित्य जीवन की शुरुआत किया था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन होता है। ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन और ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस का शिष्य होता है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य। इन्हें तूतिया हिंद भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि अमीर खुसरो को तूतिया हिंद भी कहा जाता है। आई थिंक खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इसे शायद तूतिया हिंद का नाम दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे। सितार एवं तबले का आविष्कारक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। बंगाल की समस्या जब आती है तो बंगाल के इक़्तादार तुगरम खां जो होते हैं वहाँ पे बंगाल में बलवान ने इक़्तादार के रूप में तुगरम खां को नियुक्त किया था, जो कि 1279 ईस्वी में स्वयं को गयासुद्दीन की उपाधि के साथ स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है, बंगाल की समस्या के समाधान के लिए बंगाल में जो है तुगरम खां को बलवान के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि 1279 ईस्वी में स्वयं को गयासुद्दीन की उपाधि के साथ स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसे दबाने के लिए फैजाबाद अवध के सूबेदार आमीन खां को भेजा गया, लेकिन उनसे कुछ ना हो सका। तो बलवान खुद वहां पहुंच करके तुगरम खां को गिरफ्तार करवा करके उसके चमड़ियों में भूसा भरवा देता है। बलवान का राजस्व सिद्धांत क्या था? बलवान अपने आप को अधिक श्रेष्ठ साबित करने के लिए नियामत-ए-खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिले इलाही, ईश्वर का प्रतिछाया और अफरासियाब का वंशज कहा है। देखिए सारे गुलाम ही थे। ऐबक खुद गुलाम था इसलिए स्लेव डायनेस्टी है। ऐबक खुद गुलाम था इसलिए स्लेव डायनेस्टी इसको कहा जाता है। उसके गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश था और उसके भी गुलाम बलवान हो गया। तो ये अपने आप को उस गुलामों से अधिक श्रेष्ठ साबित करने के लिए, लोगों के नज़र में अधिक श्रेष्ठ बनने के लिए इसने अपने आप को नियामत-ए-खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि साबित किया। जिले इलाही अपने आप को कहा ईश्वर का प्रतिछाया, कि मैं ईश्वर की प्रतिछाया हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है धरती पे आप लोगों के सुरक्षा के लिए। तो इसने खुद को जिले इलाही, ईश्वर की प्रतिछाया, नियामत-ए-खुदा, ईश्वर का प्रतिनिधि और अफरासियाब का वंशज, खुद को अफरासियाब का वंशज भी कहा है। इसने सिजदा और पायबोश भी लाया अपने राज्य में। जैसे सिजदा मतलब होता है कोई भी जब एंट्री करेगा राजा के सामने तो वो जब गेट पे एंट्री करता है तो गेट से ही वो सिजदा करने लगता है, मतलब झुक करके प्रणाम करते करते राजा तक पहुंचता है। और पायबोश मतलब उसके चरणों को चूमता है, वो झुक के सलाम करते करते राजा तक पहुंचता है सिजदा। और पायबोश मतलब राजा के चरणों को चूमता है। तो सिजदा और पायबोश भी बलवान के द्वारा लाया गया था।
ईरानी त्यौहार नवरोज सूर्य की पूजा जो कि कुल 19 दिनों तक चलता था, वो भी नवरोज भी बलबन के द्वारा लागू किया गया था। तुर्कान के चहलगानी का अंत जो कि इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था, तुर्कान चहलगानी, उसका अंत बलबन ने कर दिया, उसे खत्म कर दिया तुर्कान चहलगानी को। बलबन के द्वारा गुप्तचर विभाग की स्थापना जिसके प्रमुख बरीद होता था। बलबन के द्वारा ही सबसे पहले सिख का विकास किया गया, जिस सिख जिले के नीचे इकाई होती है, सिख जो है जिले के नीचे इकाई होती है जिसके प्रमुख सिकदार होते हैं। अगर इल्तुतमिश ने अस्थायी सेना का गठन किया तो बलबन ने दीवाने अर्ज साइन विभाग की स्थापना करने वाला पहला शासक था। दीवाने अर्ज साइन विभाग का प्रमुख इमादुल मुल्क होता है। बलबन के द्वारा यमुना नदी के किनारे लाल महल का निर्माण किया गया। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि जब खिलजी डायनेस्टी आएगी तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खुद को अपने आप को राज्याभिषेक जो करवाता है, वो यहीं यमुना नदी किनारे लाल महल जो कि बलबन के द्वारा बनाया गया था उसी में खुद को राज्याभिषेक करवाता है। तो ये बलबन के द्वारा यमुना नदी के किनारे लाल महल का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन की सलाह को मानते हुए दोआब के वृद्ध इक़्तिदारों को पेंशन देकर सेवा मुक्त करने का विचार छोड़ देता है। देखिए बलबन पहले सोचा था कि दोआब के वृद्ध इक़्तिदार जो वृद्ध हो गए हैं, अब काम के नहीं रहे, उन इक़्तिदारों को पेंशन दे करके उनको सेवा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन की सलाह पे ये छोड़ देता है, मतलब उन लोगों को सेवा मुक्त नहीं करता है। यह भी क्वेश्चन बनता है आपको। इक्ता में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नायब दीवान नामक अधिकारी नियुक्त करता है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस तरह के टॉपिक हमेशा आपको मिलते रहे, इसके लिए इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक थम्स अप करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।